आप डायबिटीज़ के पेशेंट हैं, अगर आप डायबिटीज़ में इलाज का मतलब केवल ब्लड शुगर जानते हैं, आप अपने इलाज के उद्देश्य को केवल शुगर को मानते हैं और खाली पेट की शुगर एक नियमित मात्रा में और खाना खाने के बाद वाली शुगर एक नियमित मात्रा में जानते हैं, और अगर आप इस HbA1c को शुगर का परिमाप मानते हैं और केवल इन्हीं 3 पैरामीटर से आप अपनी शुगर को कंट्रोल या अनकंट्रोल्ड मानते हैं, तो ये इंफॉर्मेशन आपके लिए है। और इस YouTube चैनल के थ्रू आप लोगों को इस बारे में जानकारी देना चाहता हूं, और आप सही जगह पर हैं, आपका स्वागत है। तो अभिवादन स्वीकार करिए डॉक्टर आशुतोष मिश्रा का मधुमेह हृदयाघात मुक्त भारत प्रोग्राम में, जहां आज हम लोग बात करेंगे गोल्स ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटीज़ और डायबिटीज़ के इलाज के लक्ष्य। हम सभी लोग जानते हैं कि डायबिटीज़ को शुगर के नाम से जाना जाता है, और डायबिटीज़ में अगर कोई भी व्यक्ति इलाज के लिए आता है तो वही सोचता है कि मेरी शुगर बढ़ी हुई है, जल्दी से जल्दी नॉर्मल हो जाए। इस आपाधापी दौड़ भाग में ये बात को भूल जाते हैं कि ज़्यादा जल्दी तेज़ी से शुगर कंट्रोल करना भी मरीज के लिए हानिकारक हो सकता है। और डायबिटीज़ को कंट्रोल कैसे करें, डायबिटीज़ के ट्रीटमेंट टारगेट क्या केवल ब्लड शुगर हैं? ऐसा बिल्कुल नहीं है। डायबिटीज़ के ट्रीटमेंट टारगेट शुगर के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं, और इन सारी चीज़ों को मिलाकर शुगर का इलाज होता है। केवल शुगर और शुगर कंट्रोल का मतलब डायबिटीज़ में केवल 10 या 15% ही ट्रीटमेंट है, बाकी सारी चीज़ें उसके साथ अलग हैं। तो आइए जानें डायबिटीज़ में इलाज के लक्ष्य का। तो शुरुआत करते हैं पहला डायबिटीज़ का लक्ष्य, जो कि ब्लड शुगर है। तो शुगर हम लोग कहते हैं कि डायबिटीज़, चूँकि इसका नाम शुगर है, इसलिए हम लोग शुगर के टारगेट के बारे में बात करेंगे। तो 4D ऑफ शुगर कंट्रोल होना चाहिए। 4 डायमेंशन ऑफ ब्लड शुगर कंट्रोल होना चाहिए। वो 4 डायमेंशन क्या क्या हैं? ब्लड शुगर फास्टिंग 70 से लेके 130 तक, पोस्ट पेरेंडियल ब्लड ग्लूकोज 140 से 180 प्लस माइनस 15%, HbA1c 6.5 to 7.2 7.3 डिपेंडिंग अपॉन इंडिविजुअल टारगेट ऑफ द पेशेंट। कैसा रहता है, किस तरीके की शुगर कंट्रोल है, उसके आधार पर हम लोग टारगेट को डिसाइड करते हैं। चौथा आयाम हम लोग कहेंगे शुगर की फ्लक्चुएशन को, मतलब शुगर कितनी तेजी से ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है, इसका परिमाण। तो 4 आयाम हो गए, फास्टिंग, PP, HbA1c और शुगर का फ्लक्चुएशन। शुगर का फ्लक्चुएशन यूजुअली SMBG या इस तरीके की APG डिवाइसेस के द्वारा कंट्रोल किया जाता है, और हम लोग इसको नापते हैं कि ये कैसे शुगर बढ़ रही है, घट रही है, क्या चीज़ें रह रही हैं, इस तरीके से चीज़ों को नापते हैं। तो ये 4 आयाम हो जाते हैं शुगर कंट्रोल के। और शुगर कंट्रोल में शुगर फ्लक्चुएशन के आयाम को बोलते हैं टाइम इन रेंज। टाइम इन रेंज मतलब वो समय जो आप 80 से लेके 180 के बीच में, 70 से 180 के बीच में बिताते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं टाइम इन रेंज। तो टाइम इन रेंज का टारगेट हम लोग ये मान के चलते हैं कि अगर 70 से लेके 75% से ऊपर है तो आपका शुगर कंट्रोल बहुत अच्छा है, और अगर 50% से कम है तो ये खराब माना जाता है। तो आइए और बात कर लेते हैं ब्लड प्रेशर का। ब्लड प्रेशर का टारगेट भी डायबिटीज़ में एक बहुत इंपॉर्टेंट टारगेट है, और ऐसा माना जाता है कि जितना फ़ायदा आपको शुगर कंट्रोल से होगा, कमो बेस उतना फ़ायदा या उससे ज़्यादा फ़ायदा आपको ब्लड प्रेशर कंट्रोल करके भी होगा। और ब्लड प्रेशर कंट्रोल करना आसान है बनस्पत की ब्लड शुगर कंट्रोल करने के लिए कई सारी कंडीशन में। तो हम लोग जानते हैं कि डायबिटीज़ में ब्लड प्रेशर की जो इलाज का लक्ष्य है वो क्या है। तो अधिकतर गाइडलाइंस ये कहती हैं कि डायबिटीज़ में ट्रीटमेंट टारगेट ब्लड प्रेशर का 130-80 है। तो 130-80 के आसपास आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल होना चाहिए। तो ये तो हो गई ब्लड शुगर के टारगेट की बात, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि स्टैंडिंग ब्लड प्रेशर, पोस्चरल ड्रॉप ऑफ ब्लड प्रेशर, मतलब खड़ा होने पर ब्लड प्रेशर जो गिरता है उसका भी एक ट्रीटमेंट टारगेट होता है। और कोई व्यक्ति जो बैठकर ब्लड प्रेशर लिया जाता है और खड़ा होकर अगर ब्लड प्रेशर लेते हैं और 10 मिलीमीटर ऑफ Hg से ज़्यादा अगर ब्लड प्रेशर का ड्रॉप होता है तो ये आपके लिए खतरनाक हो सकता है। ये ऑटोनॉमिक न्यूरोपैथी का एक साइन हो सकता है। इसको आपके डॉक्टर से ज़रूर डिस्कस करना चाहिए। इसके अलावा आजकल कई मशीनें आ गई हैं जो सेंट्रल ब्लड प्रेशर को रिकॉर्ड करती हैं। जो हमारे बड़ी वेसल्स हैं उनमें जो ब्लड प्रेशर है उसको सीधा रिकॉर्ड कर पाती हैं। तो पोस्चरल ब्लड प्रेशर, सेंट्रल ब्लड प्रेशर
और अमूमन नॉर्मली जो लिया जाने वाला ब्लड प्रेशर डायबिटीज़ में रिकॉर्ड किया जाना चाहिए, और इसके भी इंडिविजुअल टारगेट होते हैं जो मरीज को डिस्कस करने चाहिए अपने डॉक्टर्स के साथ। इसके अलावा बहुत कम लोग जानते हैं कि डायबिटीज़ में वज़न भी एक इलाज का उद्देश्य होता है, और वज़न अगर आपकी हाइट के हिसाब से सही है, जिसको हम लोग नापते हैं बीएमआई के पैमाने के द्वारा, तो अगर आपका बीएमआई 25 से कम है तो आप डायबिटीज़ में सही दिशा में जा रहे हैं, और अगर ये बीएमआई 25 या 25 से ज़्यादा है तो आपका वेट ज़्यादा है, और आपको डायबिटीज़ में अपने डॉक्टर से बात करनी चाहिए कि कैसे वेट कंट्रोल करें। अगर किसी का वेट ज़्यादा है तो अमूमन 5 से 10% भी अगर वज़न कम करते हैं तो आपको इलाज में काफ़ी फ़ायदा होने वाला है। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप अपना वज़न बीएमआई के हिसाब से, अगर आपका वेट लॉस 10 या 15 किलो आ रहा है तो 10 या 15 किलो ही कम करने की ज़रूरत है। 4 से 5 किलो भी वज़न अगर आप अपने बेसलाइन वेट से कम करते हैं, अगर आप ओवरवेट हैं या ओबीज हैं, तो आपको इसका फ़ायदा डायबिटीज़ में मिलने वाला है। इसके अलावा विभिन्न एंथ्रोपोमेट्रिक पैरामीटर भी डायबिटीज़ के ट्रीटमेंट के टारगेट होते हैं, जो आप सब लोगों को जानना चाहिए। जैसे कमर का घेरा, पुरुषों में 90 सेंटीमीटर के आसपास, महिलाओं में 80 सेंटीमीटर के आसपास, गर्दन का घेरा, और सजाइटल एब्डोमिनल डायमीटर, मतलब पेट का आर पार डायमीटर कितना है, जिसको सजाइटल एब्डोमिनल डायमीटर कहते हैं। इसके अलावा वेस्ट हिप रेशियो भी एक पैरामीटर होता है, एंथ्रोपोमेट्रिक पैरामीटर होता है, जो डायबिटीज़ में इलाज का टारगेट है। तो आप अपने डॉक्टर से इस बारे में बात करें, एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट्स करवाएं और इसके बारे में ध्यान से देखें। ये आपके डायबिटीज़ में हार्ट की प्रॉब्लम तथा अन्य अंगों की खराबी को प्रिडिक्ट करता है, और इसके द्वारा हम लोग चीज़ों को जान सकते हैं। इसके अलावा स्किन फोल्ड थिकनेस भी एक ऐसा पैरामीटर है जो हम लोग एंथ्रोपोमेट्रिक पैरामीटर में लेते हैं, लेकिन ये सामान्यतया नहीं लिया जाता है। लेकिन स्किन फोल्ड थिकनेस अगर ले पाते हैं तो ये भी एक बहुत अच्छा ट्रीटमेंट टारगेट है, और स्किन फोल्ड थिकनेस अगर पेशेंट की नॉर्मल रेंज में रहती है तो बॉडी फैट नॉर्मल होता है, ऐसा कहा जाता है। इसके अलावा डायबिटीज़ में जो ट्रीटमेंट का टारगेट है, ये ब्लड शुगर ना होकर अंगों की खराबी रोकना है। तो अंगों की खराबी रोकना अधिकतर काम है, और कॉम्प्लिकेशन प्रिवेंट करना एक बहुत महत्वपूर्ण काम है। इस दिशा में सबसे महत्वपूर्ण अंग जो हम लोगों के डायबिटीज़ में ह्यूमन बॉडी के अंदर है, उसका नाम है हार्ट। हार्ट का प्रिवेंशन, हार्ट अटैक से बचाव डायबिटीज़ के इलाज के प्रमुख उद्देश्य में आता है, और इसके लिए 10 साल में, अगले 10 साल में होने वाले हार्ट अटैक की संभावना का आकलन और उसका ट्रीटमेंट करना बहुत ज़रूरी है, जो बहुत सारे लोग नहीं करते हैं, जिसको हम लोग ASCVD रिस्क स्टिमुलेशन या डिफरेंट रिस्क एस्टिमेशन इक्वेशन जो होते हैं, जो ये एस्टिमेट कर पाते हैं, पूल कोहॉर्ट इक्वेशन, जो ये बता पाते हैं कि अगले 10 साल में हार्ट अटैक की संभावना कितनी है। तो वो पॉपुलेशन स्पेसिफिक एस्टिमेशन होना चाहिए, और अगले 10 साल में हार्ट अटैक की संभावना कितनी है, ये लिपिड प्रोफाइल, उम्र, स्मोकिंग है कि नहीं है, इन सारी चीज़ों के आधार पर डिसाइड होता है। और ये इंटरनेट पे आजकल फ्रीली अवेलेबल है, और आप ASCVD, क्यूरिस, JBS जैसे रिस्क सिस्टम फॉलो कर सकते हैं, और आप ये देख सकते हैं कि अगले 10 साल में आपकी हार्ट अटैक होने की संभावना कितनी है, और जो इलाज चल रहा है उससे हार्ट अटैक होने की संभावना कम हो रही है कि नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे हम रियल टाइम में ये मॉनिटर कर सकते हैं कि हम सही दिशा में जा रहे हैं या गलत दिशा में जा रहे हैं। इसके साथ हम खराब कोलेस्ट्रॉल, अच्छे कोलेस्ट्रॉल को भी टारगेट करते हैं, और विभिन्न दवाइयां हैं जिसमें LDL, नॉन HDL, ApoB, ApoA1 टारगेट किया जाता है। और हमारा बताने का उद्देश्य केवल ये है कि खराब कोलेस्ट्रॉल और अच्छा कोलेस्ट्रॉल भी ट्रीटमेंट टारगेट है, केवल ब्लड शुगर ट्रीटमेंट टारगेट नहीं है। इसके अलावा पेट के अंदर की फैट बहुत इंपॉर्टेंट है, और जिसका किसी का आपने देखा होगा अगर पेट निकला हुआ है तो ऐसे लोगों को हार्ट अटैक होने की संभावना ज़्यादा होती है, गुर्दे खराब होने की संभावना ज़्यादा होती है। आजकल ऐसी मशीनें आ गई हैं जो सीधा नाप सकती हैं कि आपके पेट के अंदर की फैट कितनी है, तो वो भी एक अच्छा ट्रीटमेंट टारगेट है। और यूजुअली ये 5% से कम हम लोग विसरल एडिपोसिटी रखते हैं, जो विसरल एब्डोमिनल फैट होता है, इसको 5% से कम रखते हैं। इसके अलावा डिफरेंट कार्डियक ऑटोनॉमिक टेस्ट होते हैं, पल्स वेव वेलोसिटी होती है जो आपके वेसल की हेल्थ को बता देती है, वेसल की एज को बता देती है, डायबिटीज़ के ट्रीटमेंट टारगेट में आता है।
और ये जैसे जैसे डायबिटीज़ पुरानी होती चली जाती है, ये सारे फैक्टर जल्दी से एबनॉर्मल होते चले जाते हैं और अल्टीमेटली हार्ट अटैक होता है। हमारा ये कहने का मतलब है कि एक बार हार्ट अटैक होने के बाद जागना बुद्धिमानी नहीं है। इससे पहले होने वाले चेंजेस, जैसे आपकी वेसल की उम्र बढ़ रही हो, वेसल की पल्स वेव वेलोसिटी गड़बड़ है, तो हम लोग ज़्यादा अच्छे से इंटरवीन करके और आपको हार्ट अटैक से बचा सकते हैं। ये अर्ली इंडिकेटर होता है। इसके अलावा गुर्दे को भी बचाना हम लोगों का एक बहुत बड़ा उद्देश्य होता है डायबिटीज़ के ट्रीटमेंट में। गुर्दे की खराबी रोकने के लिए यूरिक एसिड का नॉर्मल रखना, पेशाब में प्रोटीन का नॉर्मल होना, कोलेस्ट्रॉल का नॉर्मल होना, पेट का फैट का रिड्यूस होना, ब्लड प्रेशर का नॉर्मल होना बहुत ज़रूरी होता है। और किडनी फेल्योर रिस्क भी निकाला जा सकता है, जिसको हम लोग कहते हैं अगले 10 साल में किडनी खराब होने की संभावना कितनी है। आज कल ये कैलकुलेटर्स इंटरनेट पे अवेलेबल हैं, ये पता कर सकते हैं कि अगले 10 साल में डायलिसिस होने की संभावना या किडनी फेल होने की संभावना कितनी है। और आप इलाज के दौरान ये देख सकते हैं कि ये घट रहा है कि बढ़ रहा है, और अकॉर्डिंगली आप काम कर सकते हैं। इसके अलावा आँखों में रेटिना का एग्जामिनेशन, आँख में हर साल फंडल फोटोग्राफी देखकर आप ये पता कर सकते हैं कि आँखें तो नहीं खराब हो रही हैं, कहीं रेटिना पर आपका डायबिटीज़ का असर पड़ा है कि नहीं। ये बहुत दुर्भाग्य की बात है कि जब तक रेटिना पूरी तरीके से ख़राब नहीं हो जाती, कई बार कोई साइन सिम्टम्स नहीं होते, ऊपर से देखने में सब कुछ नॉर्मल लगता है, और एक दिन अचानक से आँखों में रेटिना में खराबी हो जाती है, रेटिनल डिटैचमेंट हो जाता है, और अंधापन होने का एक प्रमुख कारण डायबिटिक रेटिनोपैथी है। और हमारे बहुत सारे पेशेंट में आँखों की प्रॉब्लम केवल इसलिए होती है क्योंकि उन्होंने कई बार अपना आँख नहीं दिखाया है, रेटिना को चेक नहीं कराया है। तो आप लोगों से गुजारिश है कि साल में एक बार कम से कम ज़रूर अपने रेटिना का एग्जामिनेशन कराएं, ताकि कोई भी बीमारी अर्ली स्टेज में पकड़ा जा सके और इसका संपूर्ण इलाज किया जा सके। इसके अलावा पैरों की देखभाल बहुत ज़रूरी है, पैरों के लिए ट्रीटमेंट टारगेट बहुत ज़रूरी है, पैर का एग्जामिनेशन बहुत ज़रूरी है, और एक डॉक्टर के द्वारा अच्छे से पैर का एग्जामिनेशन होना चाहिए। जैसा कि आप देख सकते हैं, इस तरीके के इंस्ट्रूमेंट आपको मिल जाते हैं, और इससे आप पूरे पैर को अच्छे से देख सकते हैं, और सारी चीज़ें जो है एग्जामिन की जा सकती हैं इस इंस्ट्रूमेंट के द्वारा, और पैर को अच्छे से देखा जा सकता है। और पैर के फुटवेयर को मरीज को एडवाइस किया जा सकता है, जो पेशेंट स्पेसिफिक होता है। कहने का मतलब ये है कि हर मरीज के हिसाब से डायबिटीज़ का अलग जूता होता है, तो डॉक्टर जो एडवाइस करे जिस तरीके के फुटवेयर, वैसे फुटवेयर पहनना चाहिए, और ये भी डायबिटीज़ में एक ट्रीटमेंट टारगेट होता है। इसके अलावा डेंटल हाइजीन का होना, लकवे की प्रोबेबिलिटी कम होना, लीवर में फैट का नहीं होना, सेक्सुअल हेल्थ का सही होना, और बोन हेल्थ का सही होना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। और कई बार डायबिटीज़ में लोगों की याददाश्त भी कमज़ोर हो जाती है, जल्दी जल्दी चीज़ें भूलने लगते हैं। ऐसे लोगों को भी डायबिटीज़ में विशेष ख्याल रखना चाहिए, कहीं याददाश्त तो कमज़ोर नहीं हो रही है। आजकल हम लोग अपने क्लिनिक में ऐसे पेशेंट जिनको याददाश्त की गड़बड़ी होती है, मिनी मेंटल स्कोरिंग सिस्टम के थ्रू पता कर लेते हैं कि उसमें याददाश्त तेज़ी से डिटीरिएट हो रही है, कोई अन्य कारण तो नहीं है। इसके अलावा डिप्रेशन भी एक कॉमन कोमॉर्बिड कंडीशन है, और डिप्रेशन भी मोस्ट ऑफ द टाइम डायबिटीज़ के साथ एसोसिएटेड होता है, और इसका इलाज किए बिना डायबिटीज़ का सही इलाज नहीं हो सकता है। आप लाख दवा दे लीजिए, अगर पेशेंट डिप्रेस्ड रहेगा तो उसकी शुगर कभी कंट्रोल नहीं होने वाली है। और डायबिटीज़ में डिप्रेशन को कैसे ट्रीट करना है, ये एक अलग ट्रीटमेंट टारगेट है, और इसके बारे में ज़रूर से ज़रूर बात होना चाहिए। इसके अलावा इन्फेक्शन कंट्रोल के बारे में बात होना चाहिए। वैक्सीन कौन सी सालाना लगनी है, इन्फ्लुएंजा वैक्सीन, हेपेटाइटिस बी वैक्सीन, ये बहुत ज़रूरी है। कोरोना की वैक्सीन के अलावा डायबिटीज़ के पेशेंट को ये समय समय पे लगते रहना चाहिए। इसके अलावा घुटनों की प्रॉब्लम एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। पीठ दर्द और घुटनों की प्रॉब्लम डायबिटीज़ के मरीज को होती है, जिसकी वजह से वो अच्छे से वॉक नहीं कर सकते, अच्छे से एक्सरसाइज नहीं कर सकते। तो ऐसे पेशेंट को जो भी कारण निकल के आए, इसको सही से इलाज होना चाहिए। ऑस्टियोआर्थराइटिस है तो सही से इलाज होना चाहिए, और इन पेशेंट की ऑस्टियोआर्थराइटिस या बैक पेन का जो भी कारण है, उसके हिसाब से उनकी एक्सरसाइज एडवाइस होना चाहिए। तो कुल मिला के जो बात का लबोलुआब ये निकलता है, अगर हम कहें कि डायबिटीज़ में ट्रीटमेंट टारगेट केवल ब्लड शुगर नहीं है। अगर केवल शुगर कंट्रोल है, इसका मतलब आपका इलाज सही चल रहा है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। बहुत सारी दवाइयाँ केवल शुगर को नॉर्मल करती हैं, लेकिन वो डायबिटीज़ का सही इलाज नहीं है। डायबिटीज़ का असली इलाज
उसी मायने में सही है जब डायबिटीज के इलाज से अंगों की खराबी को बचाया जाए। अगर अंगों की खराबी को बचाने का उपाय नहीं करते हैं, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, आंख का, पैर का, लकवे की संभावना, लीवर में फैट और विभिन्न इन्फेक्शन का बचाव का अगर काम नहीं करते हैं तो हम डायबिटीज़ का इलाज प्रैक्टिकली नहीं कर रहे हैं। तो इसके बारे में जागरूकता आइए मिलकर लोगों तक फैलाएं, बताएं और गोल्स ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि हमारे समाज में ज़्यादा से ज़्यादा डायबिटीज़ के ट्रीटमेंट के प्रति अवेयरनेस आ पाए। तो फिर मिलूंगा किसी नए विषय के साथ, तब तक के लिए अभिवादन स्वीकार करिए। आशुतोष मिश्रा का नमस्कार।